और जो चैप्टर है उसे कहते हैं बायो एनर्जेटिक। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक और एटीपी का किरदार, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म, इन काम करने का तरीका, क्लोरोफिल और रोशनी का किरदार। क्लोरोफिल होता है सब्जीना जो सबका होता है। फोटोसिंथेसिस में लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं? रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। आगे क्या होता है? एबोरिक और एनबोरिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, उसका भी तरीकाकार। रेस्पिरेशन का एनर्जी बचत, वो कितनी एनर्जी इस्तेमाल करता है, किस तरह होती है। बायो एनर्जेटिक को उर्दू में कहते हैं एहतियाती तवानाई से मुतल्लक इल्म। रेस्पिरेशन तनफ़ुस सांस लेना। क्लोरोफिल तब्दीना जो सब रंग होता है। स्टार्च शास्त्र फोटोसिंथेसिस ज़ियाई तालीम यानी कि पौधों का खुराक तैयार करने का तरीकाकार, मैकेनिज्म तरीकाकार। आगे से पढ़ते हैं। बाब 4 में सेल की साख यानी सेल की बनावट और बाब 6 में सेल के अफ़ाल यानी काम करने के तरीक़ेकार में एंजाइम के किरदार पर बात हुई थी। एक जिंदा सेल में केमिकल रिएक्शन मुसलसल हो रही होती है, यानी कि लगातार केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं एक जिंदा सेल में। हमने पढ़ा था कि सेल एक ओपन सिस्टम की तरह होता है, जिसका मतलब ये है कि हर वक्त मुख्तलिफ मादे सेल के अंदर और बाहर आ रहे होते हैं। सेल के अंदर मादे तोड़े जाते हैं और नए मादे बनाए जाते हैं। सेल में होने वाली तमाम अफ़आल को तवानाई चलाती है, जो भी काम होता है उसे तवानाई के जरिए काम हो रही होती है। जानदारों में एनर्जी दो इश्काल में पाई जाती है। काइनेटिक एनर्जी काम करने में बराह रास्त शामिल होती है, यानी हरकत तवानाई जो हरकत देने के लिए काम होती है, जब चलते हैं फिरते हैं, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी छुपी हुई एनर्जी मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होने के लिए जखीरा होती है, वो इस्तेमाल नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी केमिकल बॉन्ड में जखीरा होती है और इन बॉन्ड के टूटने पर यह काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में खारिज होती है। आगे जो टॉपिक है उसका नाम है बायो एनर्जेटिक एंड रोल ऑफ एटीपी। याद रखें कि पौधे चंद माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है कि जो बहुत छोटे जानदार होते हैं, जो सिर्फ खुर्दबीन से देखे जा सकते हैं। फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, अल्जाई कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं, यानी पौधे और कुछ खुर्दबीनी जानदार फोटोसिंथेसिस अमल को कहते हैं। जबकि जानवर जो होते हैं फंजाई और बहुत से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और प्रोटोज दूसरे से तैयार शुदा खुराक हासिल करते हैं। अब जो जानवर होते हैं वो तो उनको खुराक मिलती है, साबुत घास है, जो भी पत्ते हैं वो खाते हैं, लेकिन जो पत्ते हैं खुद फोटोसिंथेसिस की मौजूदगी में खुराक तैयार करते हैं, बनते हैं। आगे कहते हैं बायो एनर्जेटिक और एटीपी का किरदार। बायो एनर्जेटिक से मुराद जानदारों में एनर्जी के तलकात और एनर्जी की तब्दीलियां हैं। जानदार अपनी तैयार की हुई या खाई हुई खुराक का मेटाबॉलिज्म करके एनर्जी हासिल करते हैं, यानी कि उसमें जो भी खुराक मेटाबॉलिज्म होता है, तोड़ फोड़ होती है, उससे एनर्जी मिलती है। इस खुराक के बॉन्ड में पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। जब ये बॉन्ड तोड़े जाते हैं तो आमतौर पर काइनेटिक एनर्जी की बहुत बड़ी मिकदार खारिज होती है। पोटेंशियल एनर्जी छुपी एनर्जी जब वो टूटते हैं तो काइनेटिक यानी काम करने का जो एनर्जी इस्तेमाल होती है काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जिसे उर्दू में अर्की तवानाई भी कहते हैं। इसमें से कुछ तो एटीपी मॉलिक्यूल के बॉन्ड में पोटेंशियल एनर्जी बनाकर जखीरा कर लिया जाता है, लेकिन बाकी ईट की शक्ल में निकल जाती है। ईट यानी हरारत की शक्ल में निकल जाती है। एटीपी में जखीरा शुदा पोटेंशियल एनर्जी को जिंदगी के अफ़ाल यानी काम सर अंजाम देने के दोबारा काइनेटिक एनर्जी में तब्दील किया जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है, उसमें भी एनर्जी का खर्च होता है। इससे CH2 खुराक का मादा बनता है। एनर्जी खारिज करने के लिए खुराक में मादों की ऑक्सीडेशन, इसमें भी हरारत खारिज होती है। ATP बनाकर एनर्जी का जखीरा, ATP प्लस P इंटू ATP बनता है। काम करने के लिए ATP में जखीरा शुदा एनर्जी की मुंतकिली, हालत में तब्दीली, सरगर्मी में काम रखने का अमल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, केमिकल की तैयारी, इसमें भी हरारत खारिज होती है। जो भी कुछ तब्दीलियां होती है उसमें हरारत खारिज होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये क्या होता है? जानदारों में होने वाले मुख्तलिफ अमाल में एनर्जी का बहाव होता है। जो भी मुख्तलिफ काम होते हैं, एक्शन होते हैं, उसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। इस दौरान एनर्जी हासिल की जाती है, इसकी एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील किया जाता है और इसे मुख्तलिफ अफआल, मुख्तलिफ काम, मतलब ग्रोथ, बढ़ना, हरकत करना, हरकत और रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करना वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिंदगी के तमाम अफआल के लिए, कामों के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन एनर्जी का बुला वास्ता जरिया है। रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन का तबादला होता है। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ऑक्सीडेशन और किसी एटम का इलेक्ट्रॉन हासिल करना रिडक्शन कहलाता है। निकलना ऑक्सीडेशन और हासिल करना रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन एनर्जी का जरिया हो सकते हैं और इस बात का इंसार एटम के अंदर इनके मुकाम और तरतीब से है। मिसाल के तौर पर जब वो ऑक्सीजन में मौजूद हों तो ऑक्सीजन एटम के साथ मुस्तहकम तल्लुक बनाते हैं, यानी पक्का मजबूत तल्लुक बनाते हैं और एनर्जी का अच्छा जरिया नहीं होते। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन से दूर से खींच कर लाया जाए और किसी दूसरे एटम मतलब कार्बन या हाइड्रोजन के साथ जोड़ा जाए तो वहाँ वो गैर मुस्तहकम रिश्ता बनाते हैं। ऐसी हालत में दोबारा ऑक्सीजन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जब वैसा करते हैं तो एनर्जी खारिज होती है। जानदारों में रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन एटम का लेन देन होता है, तबादला होता है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब है कि जब एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन एटम छोड़ता है तो सिर्फ वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। ऑक्सीडेशन, इस उम्र को ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी तरह जब कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम हासिल करता है तो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, इसे रिडक्शन कहते हैं। ये ए है, वो ऑक्सीडाइज हुआ, यानी ऑक्सीडेशन कंपाउंड ए से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। रिडक्शन कंपाउंड इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। ATP सेल की एनर्जी करेंसी, तमाम सेल की बड़ी एनर्जी करेंसी में एक न्यूक्लियोटाइड है जिससे एंडोनाइसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये सेल के ज्यादातर फाल मसलन मैक्रोमॉलिक्यूल, DNA, RNA, प्रोटीन की तैयारी, हरकत, नर्व इम्पल्स की तरसील, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस वगैरह के लिए एनर्जी का अहम जरिया है। ATP एनर्जी जखीरा करने और फिर खारिज करने की सलाहियत इसके मॉलिक्यूल की साख की वजह से, यानी कि बनावट इस तरह बनी होती है कि वो एनर्जी जखीरा करे, खारिज करे। शक्ल 7 फिगर 3 में ATP की एक आसान डायग्राम यानी शक्ल दी गई है। हर ATP में मॉलिक्यूल में 3 सब यूनिट होते हैं। ये एडेनाइन
इन यूनिट दूसरा है डबल रिंग वाली नाइट्रोजन बेस भी है। राइबोसोम 5 कार्बन वाली शुगर। सी सीधी चेन में लगे हुए 3 फास्फेट ग्रुप। उन्नीस सौ उनतीस में कार्ल लोमेन ने एटीपी को दरियाफ्त किया। इसे 1941 में नोबेल इनाम याफ्ता फर्टिज लिमीमैन ने एनर्जी के तबादले के अहम मॉलिक्यूल के तौर पर बयान किया। क्योंकि एटीपी तमाम जानदारों में एनर्जी करेंसी के तौर पर किरदार अदा करता है। ये जिंदगी की वजह तारीख में मार्द वजूद में आ गया होगा। एंडोनोसिन मोनोफॉस्फेट एटीपी, एंडोमसीन डाइफॉस्फेट एडीपी, एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, एएमपी, एडीपी, एटीपी। एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 2 फॉस्फेट को मिलाने वाले कोवलेंट बॉन्ड मतलब होता है किसी चीज को जोड़ के रखना। कोवलेंट बॉन्ड एक टेल्डी की अलामत से जाहिर किया जाता है और ये एक हाई एनर्जी बॉन्ड है। इस बॉन्ड की एनर्जी यानी इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी वसीला होती है। इस बॉन्ड की एनर्जी इस वक्त खारिज होती है जब ये टूटता है और एटीपी से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पाई अलग हो जाता है। फॉस्फेट का एक बॉन्ड टूटने से एटीपी के 1 मोल से तकरीबन 7.3 किलो कैलोरी यानी 7300 किलो कैलोरी एनर्जी खारिज होती है। इस मसवात से दिखाया जा गया है। एटीपी को जब पानी में मिलाते हैं तो एटीपी 5 प्लस एनर्जी यानी फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी 3 कैलोरी पर मोल एनर्जी खारिज होती है। जब एडीपी से एटीपी या एएमपी से एडीपी तैयार करने के लिए एनर्जी इस्तेमाल करते हैं तो ईंधन एनर्जी सीरा कार्य होते हैं, जैसे कि हम बैंक में पैसा जमा करते हैं। अमूमी जो आम रिएक्शन के लिए दोनों हाई एनर्जी बॉन्ड में से सिर्फ एक बैरूनी बॉन्ड ही तोड़ा जाता है। ऐसा होने पर एटीपी तब्दील होकर एंडोसिनीन डाइफॉस्फेट एटीपी एडीपी बन जाता है। इससे एक पाई खारिज हो जाता है, एक फॉस्फेट खारिज हो जाता है। बाद औक़ात एडीपी को मुतज़ैल तरीका से मज़ीद तोड़ा जाता है। वो एंडोसिन मोनोफॉस्फेट और पाई बनाते हैं। पाई फॉस्फेट को बोलते हैं। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी प्लस H2 और एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी प्लस एनर्जी जो मिलती है। सेल हर वक्त एटीपी और एडीपी को रिसाइकल करते रहते हैं। एटीपी और पाई से एटीपी की तैयारी के लिए फीम और 7 या 3 किलो एनर्जी खारिज करनी पड़ती है। ये एनर्जी खुराक के मादे के ऑक्सीडेशन से हासिल की जाती है। आप मुख्तसरन कह सकते हैं कि एनर्जी खारिज करने वाले अमाल एटीपी बनाते हैं जबकि एनर्जी इस्तेमाल करने वाले अमाल से तोड़ते हैं। इस तरह एटीपी मेटाबॉलिक रिएक्शन के माबैन एनर्जी के तबादले का काम करता है। आगे पढ़ते फोटोसिंथेसिस क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज तैयार करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है, यानी खुराक तैयार करती है। इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इन कार्बन डाई और पानी से जो खुराक तैयार होती है रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनती है। एक अलग एक
चीज उसमें से एक हमें ऑक्सीजन के साथ मिलती है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक यानी तमीरी अमल है, तो जिंदगी के निज़ाम में बायोएनर्जेटिक्स का अहम हिस्सा है। ये सबसे पहले अहम बायोकेमिकल सिलसिला है और तकरीबन तमाम जिंदगी इसी पर मुनहसर है, इन एनाबॉलिक अमल पर मुनहसर है। ये बहुत से बारह बायोकेमिकल रिएक्शन पर मुश्तमिल है जो पौधों, चंद प्रोटिस्ट एल्गी और चंद बैक्टीरिया में होता है। फोटोसिंथेसिस की एक आसान मसवात मेरा ज़हन है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी 6CO2 प्लस 12H2O प्लस लाइट एनर्जी यानी कि रोशनी की मौजूदगी हो, पानी मौजूद हो, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो, जब उसकी रोशनी पड़ती है तो क्लोरोफिल की मौजूदगी में उसे ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन हासिल होती है और पानी बनता है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म में ले जाना। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में खाम माल है, यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी चीजें हैं जिससे खुराक तैयार होती है। पौधों के पास इन मादों को जिस्म में लेने और तरसील करने के लिए मैकेनिज्म मौजूद है, यानी तरीकाकार मौजूद है। मिट्टी में मौजूद पानी को जड़ें और रूट हेयर्स ओस्मोसिस के जरिए जज़ब करते हैं और ये पानी जाइलम वेसल के जरिए पत्तों तक पहुंचा दिया जाता है। पत्तों किस तरीके से पहुंचता है? जाइलम वेसल के जरिए छोटे सलाखों यानी स्टोमीटा के जरिए जो हवा पत्तों में दाखिल होती है। किसके दाखिल होते हैं? स्टोमीटा के जरिए, यानी कि ये याद रखें, स्टोमीटा के जरिए हवा दाखिल होती है पत्तों में, जो मेसोफिल टिश्यू के गिर्द मौजूद एयर स्पेस में पहुंच जाती है। इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है जो मेसोफिल सेल की दीवारों पर लगे पानी में जज़ब हो जाती है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मेसो सेल्स में डिफ्यूज हो जाती है। याद रखिए, पानी का मेम्ब्रेन के जरिए एक डाइसोल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। स्टोमीटा पत्ते की सतह को सिर्फ 1 से 2% हिस्साई बनाते हैं, लेकिन वो अपने अंदर से काफी वाक गुजरने का मौका देते हैं। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म यानी कि तरीकाकार, किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस दो बड़े मराहल में मुकम्मल होती है। पहले मरहले में लाइट एनर्जी यानी कि जो रोशनी की हरारत है, एनर्जी है, को इस्तेमाल करके हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP और NADPH बनाए जाते हैं। ये दो मॉलिक्यूल बनते हैं। ये रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट की थाया मालाइक को कोवाइड मेम्ब्रेन पर होते हैं और लाइट रिएक्शन कहलाते हैं। दूसरे मरहले में कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करके ग्लूकोज तैयार किया जाता है। इस अमल में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP और NADPH की एनर्जी इस्तेमाल होती है, क्योंकि इन रिएक्शन में बराह रास्त लाइट एनर्जी इस्तेमाल होती है, इसलिए इन्हें डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमाटा में होते हैं। निकोटीन अमाइनाइड डाइन्यूक्लाइड यानी NAD एक कोएंजाइम है जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन लेकर NADH में रिड्यूस्ड हो जाता है। इसको एंजाइम की एक किस्म के पास फॉस्फेट भी होता है, इसलिए इसे NADP कहते हैं। लाइट रिएक्शन क्या होता है? लाइट रिएक्शन की समरी दर्जा ज़ैल है। जब क्लोरोफिल लाइट को जज़ब करके यानी कि रोशनी को जज़ब करते हैं तो इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, इनसे इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर से गुजरते हैं और अपने मौजूद एनर्जी से ATP बनाते हैं। लाइट एनर्जी एक मॉलिक्यूल को भी तोड़ती है जिससे ऑक्सीजन खारिज होती है। इससे पानी की फोटो
लाइसिस कहते हैं। इसके दौरान बनने वाले हाइड्रोजन एटम क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन देते हैं और खुद आयन बनाते हैं। क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन एटीपी बनाने के बाद और पानी के हाइड्रोजन आयन को इस्तेमाल करके NADP की रिडक्शन की जाती है और NADPH बना लिया जाता है। Z की शक्ल के चार्ट की वजह से लाइट रिएक्शन के तमाम सिलसिले को Z स्कीम कहते हैं। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, यहाँ से दो आयन खारिज हो रहे हैं। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन H2 बनाते हैं। ये लाइट है, ये ATP की तैयारी है। क्लोरोफिल है, ऑक्सीजन है, ये लाइट है, इससे NADP बनता है। फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन जिसमें रोशनी इस्तेमाल नहीं होती, इसे कैल्विन साइकिल कहते हैं। डार्क रिएक्शन में तफसीलात को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की मेलून कैल्विन और इसके साथियों ने दरियाफ्त किया था। डार्क रिएक्शन जिन्हें कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, इसकी समरी दर्जा झैल है। कार्बन डाइऑक्साइड को पहले से मौजूद 5 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ मिलाया जाता है, जिसके नतीजे में 6 कार्बन वाले आर्दी कंपाउंड बनते हैं। इनमें से हर कंपाउंड 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड में टूट जाता है। 3 कार्बन वाले कंपाउंड की रिडक्शन करके 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट बनाए जाते हैं। इस अमल के लिए ATP और NADPH की हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है। 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करके आगाज में इस्तेमाल होने वाले 5 कार्बन वाले कंपाउंड भी दोबारा बना लिए जाते हैं। इस मिलने में ATP इस्तेमाल होते हैं। ग्लूकोज बनता है ATP। फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन, क्लोरोफिल और रोशनी का किरदार, कि रोशनी का क्या किरदार था क्लोरोफिल। सूरज की रोशनी को क्लोरोफिल जज़ब करता है, जो पत्ते का शब्द होता है वो जज़ब करता है। बाद में इसे केमिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है। नजर आने वाली रोशनी जज़ब करने वाले मादों को पिगमेंट कहते हैं। मुख्तलिफ पिगमेंट मुख्तलिफ वेवलेंथ की रोशनी मुख्तलिफ रंगों को जज़ब करते हैं। सूरज की रोशनी को क्लोरोफिल जज़ब करता है, जो बाद में इसे केमिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस के अमल को चलाती है। पत्ते पर पड़ने वाली रोशनी से सिर्फ 1% जज़ब होती है। पड़ने वाली बाकी रोशनी रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट हो जाती है। फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट रोशनी की मुख्तलिफ वेवलेंथ को की शुआओं को न सिर्फ मुख्तलिफ मिकदार में जज़ब करते हैं, बल्कि ये फोटोसिंथेसिस में मुख्तलिफ असरात दिखाती है। नीली और सुर्ख रोशनी फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा मौसर होती है। फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पर गुच्छों यानी फोटोसिस्टम की शक्ल में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ये सबसे अहम पिगमेंट है। दूसरे पिगमेंट को अज़ाफिक पिगमेंट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड शामिल है। क्लोरोफिल बुनियादी तौर पर नीली और सुर्ख रंग की रोशनी जज़ब करते हैं, जिनमें वेवलेंथ की क्लोरोफिल ए जज़ब नहीं करता। इन इजाफी पिगमेंट जज़ब कर लेते हैं दोबारा। फोटोसिंथेसिस में लिमिटिंग फैक्टर क्या होती है? ऐसा मोलियाती अंसर फैक्टर जिसकी गैर मौजूदगी
या कमी किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन की रफ्तार को कम कर दी। इसे मकसूद रिएक्शन के लिए लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है। मोल के कई अनासर मसलन रोशनी की शिद्दत, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और पानी की दस्तियाबी फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। ये लिमिटिंग फैक्टर क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी की शिद्दत, टेम्परेचर, दर्जा हरारत, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, पानी की दस्तियाबी, ये लिमिटिंग फैक्टर। आगे कहते हैं रोशनी की शिद्दत और टेम्परेचर का असर। रोशनी की शिद्दत के साथ साथ फोटोसिंथेसिस की रफ्तार भी तब्दील होती रहती है। रोशनी की शिद्दत कम होने से फोटोसिंथेसिस की रफ्तार कम हो जाती है, यानी कि वो पौधे की खुराक तैयार करने की रफ्तार कम हो जाती है। रोशनी जब कम होती है, रोशनी ज्यादा होती है, उसकी रफ्तार तेज हो जाती है। शिद्दत बढ़ने से बढ़ती है, कम रोशनी के बहुत ज्यादा शदीद असर होने पर फोटोसिंथेसिस की रफ्तार मजीद नहीं बढ़ती, मुश्किल हो जाती है। जब बहुत ज्यादा होती है तो फिर एक तरह की रहती है। टेम्परेचर कम होने से फोटोसिंथेसिस की रफ्तार कम हो जाती है। जब टेम्परेचर एक मुनासिब हद तक बढ़े तो फोटोसिंथेसिस की रफ्तार में इजाफा होता है, लेकिन अगर रोशनी की शिद्दत मुश्किल रहे तो टेम्परेचर बढ़ने का फोटोसिंथेसिस की रफ्तार असर कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का असर। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ने से फोटोसिंथेसिस की रफ्तार इस वक्त बढ़ती है जब वो दूसरे अवामल से कम ना कर दें। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में एक काफी ज्यादा इजाफा स्टोमीटा बंद होने की वजह से होता है। इससे फोटोसिंथेसिस की रफ्तार कम हो जाती है। आगे प्रैक्टिकल वर्क। रेस्पिरेशन क्या होती है? यानी कि सांस लेना। सेलुलर रेस्पिरेशन में खुराक की ऑक्सीडेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जबकि ऑक्सीजन की रिडक्शन होती है और पानी बन जाता है। जब हम ईंधन जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, कुछ भी फ्यूल जो होता है, खर्च होता है, तो ये ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। रोशनी और आग की शक्ल में तवानाई पैदा करता है। जलने की अमल में ऑक्सीजन ईंधन के मॉलिक्यूल में मौजूद CH बॉन्ड तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। बिल्कुल इसी तरह जानदार भी अपने सेल में खुराक के CH बॉन्ड तोड़ने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। इस अमल में एनर्जी पैदा होती है जिसे ATP में बदल दिया जाता है। इस दौरान CH बॉन्ड को ऑक्सीडेशन रिडक्शन से तोड़ा जाता है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। सेल के अंदर एनर्जी पैदा करने वाले अमल को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। एबोरिक और एनबोरिक रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ईंधन ग्लूकोज है। ग्लूकोज किस तरह इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? इस बात का इंसान ऑक्सीजन की दस्तयाबी पर है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाली सेलुलर रेस्पिरेशन एबोरिक रेस्पिरेशन कहलाती है, जबकि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हवा से एनबोरिक रेस्पिरेशन कहती है। एबोरिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की मुकम्मल ऑक्सीडेशन कर दी जाती है और एनर्जी का इखराज ज्यादा से ज्यादा होता है। एरोबोरिक रेस्पिरेशन के लिए पहले मरले में ग्लूकोज 6 कार्बन के मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। दूसरे मरले में पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल की मुकम्मल ऑक्सीडेशन कर दी जाती है। इनमें मौजूद तमाम CH बॉन्ड तोड़ दिए जाते हैं। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं और पायरोविक एसिड में मौजूद तमाम एनर्जी खारिज होती है। मजमूई रिएक्शन ऐसे है। ग्लूकोज और जब ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड
पानी और एनर्जी बनते हैं। अनबोरिक रेस्पिरेशन, इसे फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज की मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है और कम एनर्जी खारिज होती है। एनबोरिक रेस्पिरेशन का पहला मरला एबोरिक रेस्पिरेशन जैसा, यानी इसके आगाज में भी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पाइवोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी की वजह से दूसरे मरले में पाइवोरिक एसिड की मुकम्मल ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। पाइवोरिक एसिड को एथानाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में तब्दील किया जाता है। इस तरह इन प्रोडक्ट्स में बहुत से CH बॉन्ड टूटे बगैर रह जाते हैं। इन बोरिक रेस्पिरेशन की मज़ीद 2 अक़साम हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये अमल बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह में होता है। एनबोरिक रेस्पिरेशन की इस किस्म में पाइवोरिक एसिड को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को एथानाइल अल्कोहल यानी पाइवोरिक एसिड से बनता है। एथानाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये अमल इंसान और दूसरे अंदारों के स्केलेटन मसल में तेज और ज्यादा जिस्मानी काम करने के दौरान होता है। ये अमल दूध में मौजूद बैक्टीरिया में भी होता है। इस एनबोरिक रेस्पिरेशन में पाइवोरिक एसिड का मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। पाइवोरिक एसिड से लैक्टिक एसिड। एनबोरिक रेस्पिरेशन की अहमियत क्या है? जमीन पर जिंदगी के आगाज के बाद इब्तदाई जमीनी और आबी, जमीनी और पानी में जो रहने वाली चीजें मसाकन में आज़ाद ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। इस तरह के एनबोरिक हालत में शुरू के जानदार अपने कामों के लिए एनर्जी एनबोरिक रेस्पिरेशन से हासिल करते हैं, ताकि आज भी जब आज़ाद ऑक्सीजन दस्तियाब है, चंद जानदार जिनमें कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई शामिल हैं एनबोरिक रेस्पिरेशन से एनर्जी हासिल करते हैं और एनबोरिक कहलाते हैं। इंसान और चंद दूसरे जानवर एनबोरिक रेस्पिरेशन से अपने स्केलेटन मसल को एनर्जी फराहम करते हैं। ऐसा इस वक्त होता है जब स्केलेटन मसल को ज्यादा काम करना पड़े, मसलन वर्जिश के दौरान, लेकिन जरूरत पूरी करने के लिए ऑक्सीजन की दस्तियाबी न बढ़ाई जा सके। साइंसदानों ने बैक्टीरिया और फंजाई की फर्मेंटेशन की सलाहियत को इंसानी फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन से पनीर और दही बनाया जाता है। यीस्ट में फर्मेंटेशन को शराब और बेकरी की सनत में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह एक फंगस से एस्परजिलस की फर्मेंटेशन से सोया पौधे की चट्टी यानी सोया सॉस बनाई जाती है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का ये सांस लेने का तरीका कार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तरीका कार की तरह होते हैं, दोनों बाहर निकलती है। रेस्पिरेशन के अमल में रिएक्शन की पेचीदा सिलसिले हैं शामिल हैं। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के तमाम रिएक्शन को समझने के लिए हम एबोरिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को देखेंगे। एबोरिक रेस्पिरेशन एक मुसलसल अमल है, ये लगातार होता रहता है, लेकिन अपनी आसानी के लिए इसे हम 3 बड़े मराहल में तकसीम करते हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस, क्रिब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ग्लाइकोलाइसिस का अमल साइटोप्लाज्म में होता है और इस मरहले में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। इस अमल में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पाइवोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। कार्ब साइकिल में पाइवोरिक एसिड के मॉलिक्यूल की मुकम्मल ऑक्सीडेशन कर दी जाती है। इस दौरान ATP, NADH और FADH2 बनते हैं। क्रिब्स साइकिल में दाखिल होने से पहले पाइवोरिक एसिड को 1,2 कार्बन वाले कंपाउंड एसाइल को एंजाइम A में तब्दील किया जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सेलुलर रेस्पिरेशन का आखिरी मरहला है। इससे मुराद इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर मुंतकिल होता है। इस मरहले में NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को खारिज करता है।
इन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कैरियर का एक सिलसिला हासिल कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉन कैरियर के सिलसिले से गुजरते हैं तो इन में से एनर्जी निकलती है जिससे एटीपी मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। इस सिलसिले के आखिर में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और पानी बना देते हैं। फ्लोरीन एडमंड डाइन्यूक्लाइड भी एक कोएंजाइम है जिसे NAD जैसे कि NAD है। ये 2 हाइड्रोजन लेता है और वो रिड्यूस होकर एक FADA2 बनाता है। एक वर्तमानी बायो केमिस्ट सर एन क्रब्स ने रिएक्शन के इस सिलसिले को दरियाफ्त किया था। इसे क्रिब्स रिएक्शन साइकिल कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस है, इन ग्लूकोज है, एंजाइम ए है। ADP और NADP की मौजूदगी में पायरुविक एसिड बनता है, ATP बनता है, NADH बनता है। फिर आगे एसिटाइल कोएंजाइम है, इससे ADP, FAD, NAD एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ATP, NADH और FADH2 बनता है। फिर FAD, NADH और FADH2 को मिलाया जाता है तो इनसे बनता है H2O पानी प्लस ATP, NAD प्लस FAD बनता है। रेस्पिरेशन का एनर्जी बजट, द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। RNADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 ATP बनाता है, जबकि ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाला RNADP 2 ATP बनाता है, क्योंकि इसे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ता है। यानी मेम्ब्रेन क्या होती है, झिल्ली होती है, उससे गुजरना पड़ता है। इस काम में 1 ATP खर्च होता है और FADH2 का हर मॉलिक्यूल 2 ATP बनाता है। आगे दिए हुए डाटा से रेस्पिरेशन में बनने वाले ATP की मुकम्मल तादाद मालूम की जा सकती है। नोट करें कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की एनाबोरिक ऑक्सीडेशन में मजमूई मुनाफा सिर्फ 2 ATP होता है, क्योंकि एनाबोरिक रेस्पिरेशन में कार्ब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन नहीं होते। एनर्जी का चार्ट बजट है। ग्लाइकोल पाइवोरिक एसिड होता है, इससे NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो गुजरते हैं तो ये बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फर्क है। खसूसियत मेटाबॉलिज्म के किस्म में ये दोनों, फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म है और रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म है। एक खसूसियत एनर्जी पैदा होना का खर्च होना, एनर्जी लाइट एनर्जी का खर्च होना फोटोसिंथेसिस में खर्च होती है, इसे बॉन्ड एनर्जी में स्टोर करने के लिए। बॉन्ड एनर्जी ATP की केमिकल एनर्जी में तब्दील होना करने वाली जानदार। फोटोसिंथेसिस में जो होती है चंद बैक्टीरिया, तमाम अलजी और तमाम पौधे। रेस्पिरेशन में तमाम जानदार। वो पजीर होने का मुकाम ये जगह होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, और इंसानों में साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में। पजीर होने का वक्त सिर्फ दिन की रोशनी, दिन के वक्त रोशनी की मौजूदगी में। इंसानों में जो रेस्पिरेशन होती है तमाम वक्त जाती रहती है। आगे खसूसियत है एबोरिक और एनबोरिक रेस्पिरेशन में फर्क। ऑक्सीजन की मौजूदगी एबोरिक रेस्पिरेशन में जरूरी, एनबोरिक रेस्पिरेशन में जरूरी नहीं है। ATP का मजमूई फायदा 36 है, इसमें 2 है। इख्तितामी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनते हैं, लैक्टिक एसिड, एथेनाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। को होने का मुकाम ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म जब कार्ब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोप्लाज्म में आती है। आगे अहमियत में क्या, ज्यादातर जानदारों के एनर्जी का जरिया एबोरिक रेस्पिरेशन है। एनबोरिक रेस्पिरेशन में एनबोरिक
दारों के लिए एनर्जी का जरिया, एनाबॉलिक जानदारों के लिए ऑक्सीजन की कमी की सूरत में एनर्जी का जरिया, कई प्रोडक्ट मसलन एथेनॉल, अल्कोहल, पनीर वगैरह का जरिया।